तो सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। निजी स्कूल को हाईकोर्ट ने राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने अभिभावकों के हित में फैसला दिया है। स्कूल खुलने तक ट्रांसपोर्ट मेस फीस नहीं ले सकेंगे संचालक। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस की मांग कर सकेंगे। सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होकर फीस लेने की स्वतंत्रता की मांग की गई थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर अब जो निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, हाईकोर्ट ने अभिभावकों के हित में फैसला दिया है। स्कूल खुलने तक ट्रांसपोर्ट मेस फीस नहीं ले सकेंगे संचालक। स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस की मांग कर सकते हैं। तो वहीं सरकार के हस्तक्षेप से फीस मुक्त होकर फीस लेने की स्वतंत्रता की मांग की गई थी, लेकिन इसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है, जिस तरीके से कहा गया है कि कोरोना के चलते काफी लंबे वक्त से कई परिवार ऐसे भी जिनके यहाँ जो आय का साधन है वो या तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है या तो फिर है या तो बहुत कम है, और इसके चलते स्कूलों को साफ तौर पर कहा गया था कि फीस जो हर साल बढ़ाई जाती है, बड़ी मोटी रकम वसूली जाती है, वो इस बार नहीं की जाएगी। और संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, अभिभावकों के हित में फैसला है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन एक चीज देखी जा रही है कि जो स्कूल संचालक हैं वो काफी परेशान है इस दौरान। बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज सिंह ने खुद कह दिया है कि जो स्कूल है, निजी स्कूल है, वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकें। इस बावजूद देश के निजी स्कूल संचालक मान नहीं रहे हैं। साथ ही सीबीएसई स्कूल के जो संचालक वो भी नहीं मान रहे, वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जो सरकार का नियंत्रण है फीस पर से, सरकार का जो हस्तक्षेप है उससे मुक्त करने की बात कही और स्वतंत्रता की मांग की कि उन्हें फीस लेने की स्वतंत्रता दी जाए। इस पर जो न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा है, उन्होंने इस पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक सिर्फ वो ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे। कोई भी ट्रांसपोर्ट फीस, मेस फीस या दूसरी अन्य फीस है वो नहीं ले पाएंगे। उन्हें जो वास्तविक उन्होंने व्यय किया है स्कूलों ने उसकी फीस वो अभिभावकों से ले पाएंगे। और जो उनके वेतन की बात है, स्कूल शिक्षकों के वेतन की बात है या दूसरे कर्मचारियों की वेतन की बात है, तो वो स्कूल फीस से ही वो वेतन दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण आदेश, अहम फैसला कोर्ट ने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिभावकों की ओर से भी एक इंटरवीनर आवेदन पेश किया गया कोर्ट में, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में लगने वाली ट्यूशन फीस को भी 50% रियायत देने की मांग की है। साथ ही वो उन्होंने कहा था कि कौशन मनी का जो उपयोग है वो तात्कालिक खर्चों के रूप में स्कूल कर लें, और जो लॉकडाउन की अवधि है उसमें जो छात्रों की फीस है उसमें 50% की रियायत दी जाए। लेकिन उस पर अभी तक कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और अब अगले मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। जी बिल्कुल, और ये हालांकि अभिभावकों के लिए राहत वाली बात होगी कि उन्हें जो मोटी रकम देनी पड़ती थी, हर साल फीस बढ़ोतरी होती थी, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। और जैसा कि सभी को मालूम है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां पर अच्छी खासी फीस ली जाती है, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट से लेकर मेस से लेकर जो ड्रेस है, बुक है, यूनिफॉर्म है, सारी चीजों का खुद स्कूल ही सारी चीजें मुहैया कराता है और जिसकी अच्छी खासी रकम वसूली जाती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे और राज्यपाल लालजी टंडन का हालचाल जाना। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्यपाल के इलाज से मैं संतुष्ट हूं और राज्यपाल लालजी टंडन हमारे गार्जियन हैं, ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। आपको बता दें कि राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। टंडन की लखनऊ में कुछ दिन पहले ही तबियत खराब हो जाने के चलते उन्हें मेदांता हॉस्पिटल भर्ती किया गया था। डॉक्टरों को उनका ऑपरेशन करना पड़ा। अभी वे आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टरों की टीम उनकी मॉनिटरिंग लगातार कर रही है। और मेरे गार्जियन, जिनको हम सदैव सम्मान से बाबूजी कहते हैं, श्रद्धेय टंडन जी से मिल के आया हूं, उनको देख के आया हूं। यहाँ मेदांता में उनका बहुत बेहतर विश्व स्तरीय इलाज हो रहा है और इलाज की जो व्यवस्था है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और हमें विश्वास है कि वो जल्दी स्वस्थ होंगे। और मध्य प्रदेश में तो मेरे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है राज्यसभा के चुनाव के बाद, वो आके फिर एक बार शपथ दिलाएंगे। शीघ्र वो स्वस्थ हो, यही प्रार्थना। डॉक्टर से बात हुई, परिवार के लोगों से बातचीत हुई, स्वास्थ्य उनका सुधर रहा है, इलाज जारी है।
जांचों के दौरान उनके लिवर में प्रॉब्लम्स पाई गई, जिसकी वजह से इंटरनल रक्तस्राव हुआ, जो हमें उनको ऑपरेट करना पड़ा। ऑपरेशन के दूसरे दिन वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ा सा डायबिटिक है, लंग्स की भी प्रॉब्लम है, और इसलिए कल हमको पुनः उनको इलेक्टिव वेंटिलेशन और डायलिसिस पे रखना पड़ा। उनकी स्थिति सुधर रही है और मुझे पूरा ईश्वर पे भरोसा है, अपनी डॉक्टरों की टीम पे भरोसा है कि वो स्वस्थ होकर बाहर निकलेंगे। और साथ ही बड़ी खबर भोपाल से, किसानों के लिए बनेगी नई बीमा पॉलिसी। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया। कमलनाथ सरकार ने किसानों का अनाज कम खरीदा। कम अनाज खरीदने से किसानों को नुकसान हुआ है। अनाज केंद्र खरीद रही थी, इसके बावजूद कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया। किसानों के बीमा का जो रिस्क 100% उसे घटाकर 75% किया गया। सिर्फ 35% रेगुलर किसान को ही बीमा मिल रहा था। सरकार बीमा पॉलिसी पर पुनर्विचार कर रही है, यानी कि नई बीमा पॉलिसी में डिफॉल्टर किसान को भी बीमा लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि किसान आत्महत्या ना करे। पिछली सरकार में बीमा पॉलिसी में घोटाला किया गया, हम नई बीमा पॉलिसी बनाएंगे। कोई व्यक्ति किसान है, उसको भी कांग्रेस की सरकार कम खरीद रही थी। 10-10 हजार रुपए हेक्टर, 2.5 एकड़ वाले किसान को भी 10 हजार का हरदा में नुकसान था, 9 हजार का होशंगाबाद में नुकसान था, खरगोन में 8 हजार का नुकसान था। लेकिन शिवराज जी के आने के बाद ये किसानों को हम खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी सरकार, भारत सरकार खरीद रही है, प्रदेश सरकार का पैसा नहीं लग रहा। उसके बावजूद भी कमलनाथ सरकार को तकलीफ थी कि किसानों को पैसा नहीं मिलना चाहिए, कर्ज में रहना चाहिए। हम किसान को कर्ज में नहीं रखना चाहते हैं, हम किसान को स्वाभिमानी और खड़ा करना चाहते हैं। बीमा पॉलिसी पर पुनर्विचार कर रहे हैं और ऐसी बीमा पॉलिसी बनाएंगे जिसमें 100% किसान कवर हो और जिनका नुकसान हो और जो डिफॉल्टर है उनको भी बीमा का लाभ मिले, ताकि किसान आत्महत्या न करें। क्या मानते हैं कि मुरैना से खबर, जहां पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता रघुराज कंषाना ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्होंने कांग्रेस को कोई धोखा नहीं दिया, ना ही हमको बीजेपी ने खरीदा है। हम बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर उसमें शामिल हुए। रघुराज कंषाना ने अपनी उम्मीदवारी और उपचुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा भी जताया। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगा और सभी हमारे प्रमुख नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और सभी लाखों कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ेंगे। और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पोलिंग बूथों पर मजबूत है, ये मैंने महसूस किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 22 के 2400 विधायक पूरे बहुमत के साथ निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार आएगी। बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह आज अपने 300 समर्थकों के साथ बीजेपी ऑफिस पहुंचे और उनके समर्थकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह ने कहा कि शिवराज जब बदनावर पहुंचेंगे और लोग बीजेपी से जुड़ेंगे, करीब 4 से 5 हजार लोग बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र की जनता ही कांग्रेस को जवाब देगी। हमारे करीब 300-400 प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और अगले चरण में मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, संजय जी जब आएंगे क्षेत्र में, तो उस वक्त तकरीबन 4-5 हजार कार्यकर्ता और सदस्यता ग्रहण करेंगे। और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में सब मिलकर काम करेंगे। इधर प्रदेश में वायरल वीडियो को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने दिग्विजय के सीएम के खिलाफ एफआईआर कराने के ट्वीट पर पलटवार किया। मंत्री नरोत्तम मिश्र ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। वहीं गोपाल भार्गव ने हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी झूठे वीडियो को शेयर किया गया था, इसे भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूं, इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। 1 साल पुराना कोई निकाल के विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलती छुपाने की ये कोशिश है। पहले तो उन्हें माफी मांगना चाहिए कि ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। और मान लो कि वो है तो उस समय क्या कर रहे थे, किसने रोका था? और अब खुद पे बीती तो खुदा याद आया। आपकी गलती पकड़ में आ गई, इसलिए आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? रोज किसी ना किसी तरह से अपनी खबरों में बने रहे।
दिग्विजय सिंह जी की बातों को आजकल कोई गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि लंबे समय से नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो राहुल गांधी का डिस्टॉर्टेड वीडियो शेयर किया था, उस पर आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी उसी थाने में FIR दर्ज कराएंगे। अगर जिस प्रदेश में कानून और न्याय की बात होती है तो मुख्यमंत्री द्वारा एक झूठे वीडियो को शेयर करने के लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। टिड्डियों के दल ने राजधानी भोपाल पर हमला किया है और आज टिड्डियों ने वल्लभ भवन पर कब्जा कर लिया। यहां हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आ रही हैं। तो वहीं कल टिड्डियों ने कटारा हिल्स के फॉरेस्ट पार्क में टिड्डी दल ने डेरा जमा लिया था। इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए दमकल विभाग पानी का छिड़काव किया है। तो आप ये दो तस्वीरें देखें जहां वल्लभ भवन के पास भी टिड्डियों का जमावड़ा देखा गया है। बड़ी संख्या में यहां टिड्डियों का दल मंडराता हुआ नजर आया और इन्हें यहां से भगाने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, जिन्होंने पानी के छिड़काव के सहारे टिड्डियों को यहां से खदेड़ा है। लद्दाख सीमा पर तनाव के बाद देश भर में चीन के खिलाफ आक्रोश है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चीन के सामानों की होली जलाई। वहीं इंदौर में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेस ने चीन के खिलाफ नारे लगाए और पीएम मोदी से चीन से सबक सिखाने की मांग की गई। तो देखिए, चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार सीमा पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जो भारतीय जवान हैं और चीनी जो सैनिक हैं वो लगातार झड़प कर रहे हैं और इसके चलते आपको बता दें कि कुछ जवान शहीद भी हुए हैं, जिसके चलते पूरे देश में कहीं ना कहीं एक उबाल है कि चीन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है, भारत की सीमा को पार करने की कोशिश लगातार कर रहा है, उसे रोकने के लिए ये सामानों का बहिष्कार किया गया है। और आप देखिए, चीन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली भोपाल की है और दूसरी तस्वीर आपको हम इंदौर की दिखा रहे हैं। युवाओं ने चीनी सामान की होली जलाई और उन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार का ऐलान किया। साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी पर हो रही सियासत के बाद अब कोरोना से बचाव के लिए उपयोग किए जाने वाला मास्क भी सियासी हो गया है। पहले बीजेपी ने भगवा रंग और पीएम मोदी की तस्वीर वाले मास्क बांटे गए और अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की मध्य प्रदेश इकाई ने भी ऐसी ही तस्वीर वाले मास्क तैयार किए हैं। इसकी शुरुआत बुरहानपुर से की गई। मास्क पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगी हुई है। ये इसलिए छपवा है कि ज़्यादातर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिर्फ हम भड़काने वाले काम करते हैं, तामीरी कोई काम नहीं करते हैं। तो इसलिए कि देखो भाई, हम भी जो महामारी है जिसे पूरा विश्व पीड़ित है, इस महामारी में हम भी हमारा योगदान दे रहे हैं और लोगों को पता चले कि ये MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम कर रहे हैं। नहीं, ये पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी का क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते से हमको ग्राउंड के ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है और हमको हर लेवल पर काम करना ज़रूरी होता है, चाहे लेवल किसी भी प्रकार का हो। ये हमने जो काम किया है, तो कोरोना महामारी जो पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में जो महामारी चल रही है, इसको देखते हुए हमने कहा क्यों ना अपने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को अपने प्रमोट किया जाए और उनके चेहरों को सामने ला के यहाँ भी दिखाया जाए कि आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल में खामोश नहीं है, वो किसी न किसी महाज पे खिदमती खल्क़ का काम कर रही है। और अहम खबर, कल सुबह 11 बजे कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। 17 और 18 जून लगातार 2 दिन विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक को संबोधित करेंगे। विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। दिग्विजय सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सपा, बसपा और निर्दलीय को भी संदेश भेजा गया है। बैठक में शामिल होने के लिए भेजी गई है सूचना और अब तक कांग्रेस विधायक दल की हर बैठक में शामिल होते रहे हैं सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक। तो दिग्विजय सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। उनको सूचना भेज दी गई है। अभी तक की कांग्रेस की जब भी विधायक दल की बैठक होती थी तो ये तीनों ही पार्टी के विधायक हैं वो भी शामिल होते थे और एक बार फिर से 17 और 18 तारीख को विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में सामने आए 69 कोरोना के नए मामले। आपको कोरोना अपडेट हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां भोपाल में 40, नीमच में 10, रतलाम में 4 नए मामले देखे गए हैं, तो वहीं राजगढ़ में 3, अनूपपुर में 1, धार में 3, गुना में 1 मामले सामने आए हैं। एमपी में अब तक 11,028 कोरोना के केस देखे गए हैं और अब तक प्रदेश में कोरोना से 460 लोगों की मौत हो चुकी है। तो राजगढ़ में 3, अनूपपुर में 1, धार में 3, गुना में 1 केस देखा गया है। तो एमपी में अब तक 11,028 कोरोना के केस कुल केस सामने आए हैं और अब तक प्रदेश में कोरोना से 460 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो कोरोना मामले हैं वो इंदौर में देखे गए हैं और उसके बाद भोपाल का नंबर आता है। ग्वालियर से खबर है, बोलेरो सवार युवक को गोली मारी गई। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के बंगले के पास गोली मारी गई है। घायल युवक बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में सवार था। गंभीर हालत में निजी अस्पताल भर्ती किया गया। घायल और हमलावर दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब बोलेरो सवार युवक को गोली क्यों मारी गई है, बोलेरो सवार युवक कौन है और किसने गोली मारी है, तमाम जो विषय हैं, पहलू है, जांच के बने हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सबसे खास बात यह है कि पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के बंगले के पास ये गोली चली। घायल युवक बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी में सवार था। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल भर्ती किया गया है। घायल और हमलावर दोनों की जो पहचान है नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जिसे गोली लगी है ना उसकी कोई शिनाख्त हो पाई है और जिसने गोली मारी है उसकी भी कोई पहचान नहीं हो पाई है, जो कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये राजेश गुर्जर हैं, कोई मुरार के। उनके वो अपने वाहन पर अपने एक साथी के साथ जा रहे थे बोलेरो गाड़ी में। उनकी गाड़ी में फायर करके अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। अभी वो जेएच में है। आगे और सीसीटीवी कैमरे वगैरह की तलाश किए जा रहे हैं। आगे और इसमें जो स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की। सागर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। निर्माण काम को लेकर विवाद में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चल गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कुछ लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर में दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सागर में 2 गुटों में मारपीट हो गई और इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर कुछ लोग लाठी डंडे के साथ आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में मारपीट हो रही है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आपकी जान कीमती है और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाज में लोग छोटी छोटी बात पर खुदकुशी जैसा कदम उठाने लगे हैं। लोगों में सहनशीलता घटती जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर भोपाल की है जहां बड़े तालाब में एक महिला ने छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि यहां गोताखोर तैनात थे जिन्होंने महिला की जान बचा ली। वहीं दूसरी तस्वीर है जबलपुर की जहां सुसाइड पॉइंट के नाम से बदनाम हो चुके तिलवारा पुल पर एक लड़की संदिग्ध हालत में खड़ी थी और पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने की तैयारी में थी, जिसे पुलिस वालों ने देखा और तुरंत रोक लिया। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में बेटी और बहू ने अपने बूढ़े मां बाप को बेघर कर दिया। उनकी जमीन और घर पर कब्जा भी कर लिया। 3 साल से बुजुर्ग दंपति अपनी विधवा बहू और पोते को लेकर एक किराए के मकान में रह रहे हैं। कई बार प्रशासन और पुलिस की चौखट पर माथा रगड़ने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। लेकिन अब शाहपुरा थाने के प्रभारी ने बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर बेटे बहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसके साथ ही उन्हें उनकी जमीन और मकान वापस दिलाने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 80 साल के रणजीत सिंह और उनकी पत्नी के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे कामेश्वर की मौत हो चुकी है। मझला बेटा रामेश्वर 20 सालों से जबलपुर शहर में रह रहा है, जो कभी अपने माता पिता से मिलने भी नहीं जाता और गांव में रहने वाले तीसरे बेटे ने अपनी पत्नी और सोनिका के साथ मिलकर
आकर बुजुर्ग माता पिता की जमीन मकान पर कब्जा कर लिया, मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये है कि हमारा छोटा पुत्र जो है जागेश्वर और उसकी पत्नी सोनका, इन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा और हमारे घर से भगाया है बहुत, और हमारी पत्नी को भी मारा, हमारी बड़ी बहू है उसको भी मारा, हम और को इस तरीका परेशान करके हम और को घर से वहाँ से निकाल दिया, और को बहुत दुखी किया और घर से भगा दिया, घर में अभी सब नहीं रह सकते। मंदसौर में तेज आंधी तूफान के चलते श्रीराम वेयर हाउस की छत उड़ गई। वेयर हाउस में चना, सरसों और गेहूं तीनों को मिलाकर करीब 35 करोड़ का 15,000 टन अनाज रखा हुआ था। वहीं सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही वेयर हाउस को पीडब्ल्यूडी विभाग ने फिटनेस प्रमाण पत्र दिया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग तेज तूफान में वेयर हाउस की दीवार से सटकर अनाज को बचाने की कवायद में लगे हैं। वहीं वेयर हाउस के बाहर रखा अनाज लापरवाही के चलते अंकुरित भी हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।